नमस्कार, आप देख रहे हैं व्हाइट पेपर। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं व्हाइट पेपर की बड़ी खबर के साथ ही शुरुआत करते चले। जम्मू कश्मीर के अंदर बेरोजगारी दर क्या है और इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर में जनवरी 2025 तक 3.70 लाख से ज्यादा बेरोजगार हैं, ये बड़ी बात कही गई है। युवाओं ने रोजगार पोर्टल पर पंजीकरण कराया है और पंजीकृत युवाओं में 1.3 लाख स्नातक और स्नातकोत्तर शामिल हैं। 2025 जनवरी तक के रोजगार जो पोर्टल है, इस पर आप देखिए कुल 3,70,811 बेरोजगार युवा पंजीकृत किए गए हैं और बेसलाइन सर्वेक्षण के संकेत ये हैं कि सर्वेक्षण यहां पर जो हुआ है 18 से 60 वर्ष की आयु के जो लोग हैं 4.73 लाख हैं और इन व्यक्तियों में से एक महत्वपूर्ण हिस्से ने काम करने की इच्छा व्यक्त की है। फिलहाल वर्तमान में बेरोजगारी है और वो लोग बेरोजगार हैं जो रोजगार की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए मिशन यूथ के तहत कई पहल शुरू की गई है। तो पंजीकृत युवाओं में 66,628 स्नातक, 47,114 स्नातकोत्तर और 15,396 अन्य डिग्री धारक हैं। 9,884 डिप्लोमा धारक हैं और सरकार ने पिछले 3 वर्षों में 246 रोजगार मेले आयोजित किए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप मौके पर ही प्लेसमेंट के माध्यम से 4,893 उम्मीदवारों का चयन हुआ और इन मेलों में लगभग 2,770 कंपनियों ने भाग लिया है। कौशल प्रशिक्षण के लिए 6,640 व्यक्तियों की सिफारिश की गई। तो फिलहाल बड़ी अपडेट कि जम्मू कश्मीर के अंदर जनवरी 2025 तक 3.70 लाख से भी ज्यादा लोग यहां बेरोजगार हैं। लेकिन रिपोर्ट में यह कहा गया कि जम्मू कश्मीर ने महत्वपूर्ण प्रगति दिखाई है, जहां बेरोजगारी दर 2019-20 में 6.7% से घटकर 2023-24 में 6.1% हो गई है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की तरफ से, जो कि अब आप देखिए वर्तमान में जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के अंदर वित्त मंत्री भी हैं, उन्होंने जम्मू कश्मीर विधानसभा में ये रिपोर्ट पेश की और उसके बाद पूरा आंकड़ा सामने रखने की कोशिश की गई। आत्मनिर्भर जम्मू कश्मीर की बात हो रही है, जहां पर आप देखिए बेरोजगारी दर में लगातार गिरावट आई है। 6.7% से घटकर 6.1% पर हो गई है और फिर अब 2025 की अगर जनवरी महीने की हम बात कर रहे हैं तो 3.70 लाख से भी ज्यादा यहाँ जो युवा हैं वो बेरोजगार हैं, जिस पर कार्रवाई करने की जरूरत है। लेकिन इससे पहले जिस तरह से आप देखिए रोजगार को मद्देनजर रखते हुए काम करने की कोशिश की गई थी, किस तरह से रोड मैप सरकार की तरफ से तैयार किया गया है और कितना फायदा इसका हुआ है, इसी पर चर्चा करेंगे। चलिए पैनल की ओर बढ़ जाते हैं। इस वक्त पूर्णिमा शर्मा है हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से, नीलोफर मसूद है नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी से, आपका भी स्वागत। पूर्णिमा जी आपका भी स्वागत। दिनेश मल्होत्रा जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत दिनेश जी जुड़ने के लिए। दिनेश जी, एक एक करके रिपोर्ट्स सामने आई, लेकिन जिस तरह से जम्मू कश्मीर में जनवरी 2025 की बात हो रही है, 3.70 लाख लोग जो हैं वो बेरोजगार हैं, ये कम आंकड़ा नहीं होता है। देखिए आशा जी, सबसे पहले आपका शुक्रिया। तो मेरे को पैनलिस्ट को मेरी तरफ से नमस्कार। जैसे आपने कहा, ये आंकड़ा पिछले सिर्फ आज नहीं हुआ, जब असेंबली सेशन जब से शुरू हुआ, बार बार ये सवाल, ये क्वेश्चन रेज किया जा रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है जम्मू कश्मीर में, क्योंकि कोई एजेंसी कुछ बता रही है, कोई सरकार कुछ और दावे कर रही है। लेकिन दावे जो मर्जी हो, आंकड़े जो मर्जी हो, रिकॉर्ड जो मर्जी हो, सरकार ने, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है, इसने ये वादा किया था अपने चुनावी घोषणा पत्र में कि लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। तो अभी इस सरकार को कटघरे पे खड़ा करना ठीक नहीं है, क्योंकि सरकार को भी बने 4 महीने हुए। अभी सरकार की वेट करनी चाहिए, सरकार कौन सी कंप्रीहेंसिव कोई पॉलिसी ऐसी लेके आती है जिससे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले। केवल सरकारी रोजगार ही एम्प्लॉयमेंट नहीं होता, सरकार को कुछ ऐसे सिस्टम बनाना चाहिए, जैसे देश में चल रहा है कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, ऐसे सिस्टम बनाए जाए, लोगों को अपने जिला स्तर पर, अपने तहसील स्तर पर ही रोजगार मिले। तो मैं एज ए इंडिविजुअल आंकड़ों पे विश्वास नहीं करता, क्योंकि ये आंकड़े गलत होते हैं। कोई हर एजेंसी का अपना अपना आंकड़ा होता है। लेकिन सवाल ये है कि जम्मू कश्मीर में अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा मुद्दा है और सरकार को इसको सॉल्व करने के लिए एक कंक्रीट और सीरियस और विजिबल स्टेप उठाना चाहिए। पिछली सरकारों की तरह नहीं कि सिर्फ ये कि हम ये स्टेप उठाया, वो स्टेप उठाया। जी जी दिनेश जी, जो मैंने आपको अभी आंकड़ा 6.7 से 6.1 पढ़कर सुनाया है, तो वो तो उमर अब्दुल्ला ने खुद विधानसभा के अंदर दिया है आंकड़ा।
नहीं, ये आंकड़ा सरकार ने, मैंने कहा ना कि सरकार आंकड़े देती रहती है। आने जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है वहां पे जिन लोगों ने रजिस्टर करवाया होता है, उनसे कई ज्यादा लोग, इस हजारों लोग और अनएम्प्लॉयड हैं जिन्होंने रजिस्टर नहीं करवाया। इसलिए रजिस्ट्रेशन के हिसाब से या इतने लोगों ने अनएम्प्लॉयमेंट उसमें हमारे जो पोर्टल है उस पर रजिस्टर करवाया, ये कोई आंकड़ा नहीं होता। आंकड़ा ये है कि जब लोग सेटिस्फाई हो, जो जो टेक्निकल एक्सपर्ट है, जो जो जिन्होंने मतलब टेक्निकल एजुकेशन अटेन की है, उनको टेक्निकल एजुकेशन के हिसाब से जॉब मिले। जो जिन्होंने हायर एजुकेशन ली है उनको हायर एजुकेशन के हिसाब से जॉब मिले। जी लोगों को उनकी एजुकेशन के हिसाब से जॉब मिले, तभी हम कह सकते हैं नीलोफर कि जी, अनएम्प्लॉयमेंट वो कह जम्मू रहे हैं कश्मीर कि में दूर ऐसी हुई है। स्कीम्स को लाना पड़ेगा, ऐसी पॉलिसीज को लाना पड़ेगा जिसमें रोजगार जिले स्तर पर भी आपको मिले, स्टेट लेवल पर भी आपको मिले, यूटी लेवल पर भी मिले। ये सरकार का जिम्मा है। अनम्यूट कीजिए नीलोफर जी। आशा जी, बोलिए अब। जितने भी पैनलिस्ट हैं सबको मेरा हार्दिक स्वागत भी है और प्रणाम भी है। आप जानते हैं कि अगर हम आंकड़ों की तरफ नजर डालेंगे, 2001 में जो सेंसस हुआ, 2001 से लेकर 2014 तक हो गया, 13 सालों का अगर हम देखते हैं, उस वक्त अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखा जाए वो 4.21% था। यही इंक्रीज होकर इसमें पिछले 10 सालों से सिर्फ 1.19% इंक्रीज हुआ था फ्रॉम 2001 टू 2014। और जब हम 2014 से लेकर 2024 तक देखते हैं, इसमें 16% इंक्रीज है, जो कि इस वक्त 21% के आर पार है। जैसा कि यहाँ पर जो हमारे विशेषज्ञ है ये अभी कह रहे थे कि आंकड़े हर किसी के एक नहीं है, लेकिन जब आप हर किसी के आंकड़े चेक करते हैं, उसमें हायर लेवल पर जो जम्मू कश्मीर है, हरियाणा के बाद सेकंड नंबर पर इंडिया में आ जाता है अनएम्प्लॉयमेंट। इसमें कोई शक नहीं है कि यहाँ पर काफी ऐसे जो इंडस्ट्रीज है या प्राइवेट सेक्टर जो है हमारे, वो अवेलेबल नहीं है। हमारा लिटरेसी रेट जो है वो इंक्रीज हो गया है पहले से ज्यादा। लेकिन उसका मुतबादिल क्या है कि आप गवर्नमेंट सर्विस को चूज ना करके आप प्राइवेट सेक्टर की तरफ आ जाए। जिस तरीके से आपने इस आज का जो बजट है अगर आप देखेंगे, उसमें स्ट्रेस किया गया है कि मैक्सिमम जो स्टार्टअप्स जो है, जिनको कम से कम युवा जो है, इनको इंडस्ट्रीज की तरफ, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की तरफ या अपने छोटे मोटे बिजनेस स्टार्ट करने के लिए एनकरेज किया जाए। स्कीम्स काफी ज्यादा है, लेकिन वो स्कीम्स एक युवा तक किस तरीके से पहुंचती है, उनका पहुंचना बहुत जरूरी है, वो अवेयरनेस बहुत जरूरी है। तो अवेयरनेस हमने वो करेगा हमेशा, कौन अगर है हम लोफर जम्मू जी? कश्मीर, अब तो सरकार ही आपकी है। बिल्कुल बिल्कुल, हमने, अगर आप देखेंगे हमारा बजट जो है, इस बजट में, बल्कि मैं अपना बजट नहीं कहूंगी, पूरे जम्मू कश्मीर का बजट है, इसमें एक फोकल पॉइंट जो रहा है वो मेन इंडस्ट्रीज रहा है। हमारा फोकल पॉइंट हमेशा टूरिज्म और हॉर्टिकल्चर, जितने भी पिछले सालों से। लेकिन इससे हटकर भी एग्रीकल्चर है हमारा, या हमारा हैंडलूम है, या हमारा हैंडीक्राफ्ट है, दूसरे सेक्टर्स हैं, वहां पर भी फोकस करने की बहुत जरूरी है, ताकि जो हमारे युवा हैं, डिफरेंट स्कीम्स जो है, अवेयरनेस तो गवर्नमेंट का काम है, उनको करना है या और करना भी चाहिए, ताकि वो अवेयर हो जाए कि किस तरीके से हम, आजकल आप जानते हैं कि पूर्णिमा मिशन जी, युवा चल रहा है, उसमें भी स्टार्टअप्स के लिए एक स्कीम्स है। उन स्कीम्स को उन युवाओं तक, एजुकेटेड युवाओं तक पहुंचाने के लिए अवेयरनेस की बहुत जरूरत है। मैं पुर उम्मीद हूँ जिस तरीके से अब फोकस किया गया है इंडस्ट्रीज को, तो उसको पुशअप करने के लिए जो बजट दिया गया है एक अच्छा स्टार्ट है। इस ठीक है। स्टार्ट वो को कह रहे हैं देखकर एक मुझे अच्छा लगता है स्टार्ट कहीं ना है। कहीं उस पूर्णिमा जी, अनएम्प्लॉयमेंट रेट को, उसमें सुधार कहीं ठीक आ है नीलोफर जाएगा। जी। पूर्णिमा जी, जी आशा जी, जवाब दीजिए। जैसे नीलोफर जी ने बोला कि स्वरोजगार की ओर अगर हमारे युवा चले, तो नाचती जो युवाओं को रोजगार जो है स्वरोजगार के माध्यम से खुद को सक्षम बनाते हुए दूसरे लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना चाहिए। जो आपने देखा होगा कितनी हमारी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम चल रही है, लोन स्कीम चल रही है हमारे। आप देख रहे होंगे कि हमारी बहुत सी महिलाएं एंटरप्रेन्योर्स बन रही हैं। लेकिन जो बात इन्होंने इंडस्ट्री की, जो हमारी एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है, शायद पिछले बजट में हमारे कमेंट्स भी आए थे, एग्जिस्टिंग जो माइक्रो इंडस्ट्री है उसके लिए बजट में कुछ भी नहीं रखा गया। उसको उसके वो
खुद जो हमारी एग्जिस्टेड इंडस्ट्री है उसके माध्यम से भी हमारी जो रोजगार जो है हमारे युवाओं को उपलब्ध हो सकता है। हमारी स्किलफुल लेबर जो है, ये ऐसे स्किलफुल प्रोग्राम, वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं, स्किलफुल प्रोग्राम्स हैं, उसके माध्यम से अगर हमारे युवा लिटरेट हैं, वो युवाओं को अगर ट्रेन किया जाए तो डिफरेंट सेक्टर्स में उनको प्रोवाइड किया जा सकता है और डिफरेंट इंडस्ट्रीज में उनका इनपुट हो सकता है। लेकिन जैसे कि विशेषज्ञ के अभी बता रहे थे कि स्नातक है तो स्नातक के अकॉर्डिंग उनको नौकरी मिलनी चाहिए, टेक्निकल है तो टेक्निकल के अकॉर्डिंग मिलनी चाहिए। अभी जो सत्तारूढ़ हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस है, एक रोड मैप उनको तैयार करना चाहिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ताकि हमारी युवाओं की जो रोजगार है वो हम उपलब्ध करवा पाए और बेरोजगारी का जो दर है उसमें कहीं ना कहीं कमी है। नीलोफर जी, वो कह रहे हैं रोड मैप तैयार करने की जरूरत है। सेम ही बात उन्होंने कह दी जो आपने कहा कि लोगों को अवेयर करने की जरूरत है, लेकिन क्या स्वरोजगार को ही रोजगार आप मान रहे हैं? ये भी तो सवाल है। आत्मनिर्भर भारत चलाया गया, मिशन यूथ आपको दिया गया है, बॉर्डर आउटरीच प्रोग्राम चलाए गए सरकार की तरफ से, लेकिन लाभ कितना? आशा जी, बहुत लाभ हो रहा है। आप नहीं आ रहा देखते होंगे नहीं, फिर आपका जो ये परसेंटेज है ये इतना ज्यादा इंक्रीज नहीं होता, तो ड्रास्टिक है, अलार्मिंग है। अगर आप चेक कर लेंगी पिछले 13 साल में 2001 और 2014 के बीच में इट वाज ओनली 4.1%। तो अगर आज आप देखती है ये ऑलरेडी अब 30 को कुछ जो, अगर आप एजुकेटेड में फ्रॉम बिटवीन एज फैक्टर 15 to 29 के बीच में देखेंगी, वहां 46% युवा जो है वो अनएम्प्लॉयड है। ILO की जो रिसेंट रिपोर्ट आई हुई है, उन सब चीजों को मद्देनजर देखकर ये मालूम होता है कि जो पिछले 10 साल है इसमें युवाओं का पर कहीं फोकस था ही नहीं। अगर सेंटर स्पॉन्सर्ड कुछ स्कीम्स थी या स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स थी, उनका फायदा उनको मिला ही नहीं है। आप देख लीजिए, फिर इस रेट को इतना ज्यादा नहीं इंक्रीज होना चाहिए। अगर लिटरेसी रेट हमारा 22% पिछले 10 सालों से बढ़ा है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आपका जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है ये 3 times मोर देन दैट इंक्रीज हो गया है। विच शोज पिछले 10 सालों में जो फोकस था वो यूथ की तरफ नहीं था। अगर यूथ की तरफ होता फिर ये डबल फिगर्स में, वो भी सेकंड हाईएस्ट जो है पूरे हमारे देश में, पहले नंबर पर हरियाणा आ जाता और फिर अब जेके इसके आसपास बिल्कुल इर्द गिर्द। हालांकि कुछ आंकड़े अगर आप चेक कर लेंगे तो हरियाणा को भी इन्होंने क्रॉस कर दिया है। तो इस वक्त जो मौजूदा सरकार है इसका यही फोकस है कि कहीं ना कहीं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज या जो स्कीम्स है, मुमकिन स्कीम है, चाहे युवा के लिए मिशन युवा है, या जितनी भी स्कीम्स है, कुछ ना कुछ फायदा इनको दे दिया जाए। और कोशिश यही है कि हर एक सेक्टर को इतना कम से कम कुछ इतना बजट देकर, वो कह रहे हैं कि लिए कोई ना कोई 10 साल पहले जो रोजगार के लिए बेरोजगारी का डाटा था 4.1 गिनकर वो जिस तरह से बता रही है, उस हिसाब से वो कह रही है कि ड्रास्टिक है और काफी अलार्मिंग सिचुएशन है इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर। लेकिन GSDP की जो बढ़ाने की बात हो रही थी कि 11.19% से ज्यादा करने की उम्मीद है 2024-25 में, लगता है कि उस और आगे बढ़ रहा है जम्मू कश्मीर? देखिए आशा जी, जैसे मैंने पहले कहा कि डाटा डिफरेंट एजेंसीज का डिफरेंट होता है। जैसे ILO की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जो है वो जम्मू कश्मीर को कुछ और इंडिकेट कर रहा है। वो कह रहा है कि जम्मू कश्मीर में इंप्रूव हुए सिचुएशन। इसलिए डाटे पे विश्वास नहीं करना चाहिए, ग्राउंड पे हमें देखना चाहिए कि क्या लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रही है या नहीं मिल रही। और रियलिटी ये है कि जम्मू कश्मीर में अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में इंडस्ट्री नहीं है। या गवर्नमेंट सेक्टर ही सबसे ज्यादा, गवर्नमेंट जॉब ही लोग एम्प्लॉयमेंट मानते हैं। तो अब हमें एक ऐसा माइंडसेट बनाना चाहिए लोगों का, जम्मू कश्मीर के लोगों का। नई सरकार आई है, युवा मुख्यमंत्री है, लोगों को मोटिवेट करना चाहिए कि वो स्टार्टअप शुरू करें, अपना इनिशिएटिव लें, अपने इंडस्ट्री लगाएं, ताकि सरकार को ये पॉलिसी बनानी चाहिए। अब सरकारी नौकरी को पीछे भागना, सरकारी नौकरियों को रोजगार ये कहना कि जिसको सरकारी नौकरी है वही एम्प्लॉयड है, ये इस नैरेटिव को अब काउंटर करना चाहिए सरकार को। सरकार को
जैसे मैंने पहले कहा कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तहसील लेवल पे छोटी छोटी कॉटेज इंडस्ट्री बनानी चाहिए, ताकि वहां पे लोगों को रोजगार मिले। उस जो प्रोडक्शन होती है उसको मार्केटिंग कैसे करनी है, सरकार को ये स्कीम बनानी चाहिए। अब सरकार को ये जो पॉलिसीज होती हैं कागजों के ऊपर, इसको छोड़ के ग्राउंड पे इंप्लीमेंट करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या है। अगर हमने अनएम्प्लॉयमेंट के इश्यूज को एड्रेस नहीं किया तो फिर इसके रेमिफिकेशन बड़े गलत हो सकते हैं। देखिए हमारा जो दिनेश दुश्मन जी, है वो सवाल यहाँ कर पर यह है ना कि 6.7 से अगर आप 6.1 पर आते हैं तो वो चेंज तो है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता है कि बिल्कुल खत्म है। तो हर एक एजेंसी अपने अपने तरीके से उस डाटा को पेश कर रही है। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि जम्मू कश्मीर के अंदर बेरोजगारी आज भी है और दोनों पार्टियां इस वक्त बैठी हुई है, चाहे वो बीजेपी है चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है। इन दोनों पार्टियों ने जब भी सत्ता में काबिज होने की कोशिश की है, सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी उठाया, डेली वेजर्स उठाया, फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के लोग जो आज भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे पहले आपने देखा कि एफए का भी किस तरह से मुद्दा आया था सामने। तो तमाम इन लोगों के साथ समर्थन देते हुए ये पार्टियां आगे बढ़ी, लेकिन जैसे ही अपने अपने समय पर सत्ता में काबिज हुई है उसके बाद कितना काम हुआ ये भी आपके सामने था। पूर्णिमा जी, अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी कोई स्कीम लाती है, पॉलिसी लाती है, उसके लिए फंड्स आना जरूरी है कि अगर आपको रोजगार देना है तो रोजगार के लिए फंड्स होना जरूरी है सरकार के पास, जो यहां पर सीधा सीधा केंद्र सरकार को करना है। इस वक्त नो डाउट जम्मू कश्मीर के अंदर 2 पावर सेंट्रिक काम चल रहा है। बिल्कुल आशा जी, जैसे कि मेरे से पूर्व वक्ता ने बोला कि हमें इन आंकड़ों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। बेसिकली आप देखेंगे हम ग्राउंड लेवल पे जनता से जुड़े रहते हैं। पहले जो हाहाकार बेरोजगारी की थी, आज कहीं ना कहीं जब स्किलफुल लोग हो रहे हैं डिफरेंट स्किल्स में, या लोग अपने स्टार्टअप, छोटे छोटे स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं या छोटे छोटे इंडस्ट्रीज लगा रहे हैं, आज मैं बोल रही हूँ कि महिलाएं इस और अग्रसर है और अपनी खुद का तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर ही रही है, लेकिन साथ साथ 4-5 लोगों का, चाहे वो सलून खोले, चाहे वो घर में बैठ के कोई डोमेस्टिक टिफिन सर्विस कर रही है, चाहे वो किसी कार्य की ओर अग्रसर हो रही है, तो एम्प्लॉयमेंट रेट में बढ़ रहा है। तो एम्प्लॉयमेंट रेट सिर्फ वही फिगर्स वर्कआउट नहीं करती जिनको रजिस्टर किया गया है, वो एम्प्लॉयमेंट रेट उस दर को नहीं किया है। अगर हाँ, दूसरा क्वेश्चन जो आपने मेरे साथ किया है कि अगर कोई पॉलिसी अगर लाती है और उसके लिए हमें पैसा चाहिए, तो केंद्र हमेशा पैसा देने के लिए तत्पर रहा है। उन्होंने डेवलपमेंट के अगर कार्यों जो अग्रसर हुए हैं उनको कहीं रोकथाम नहीं की है, तो क्या वो रोजगार की तरफ क्या केंद्र अपना जो पैसा उन्होंने इसके लिए देना है, तो जब ये प्रपोज करते हैं तो क्यों नहीं देगा केंद्र? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद तो नहीं कहूंगी, लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। चलिए नीलोफर जी, आप ही के पास आते हो। जिस तरह से पूर्णिमा जी कह रही हैं कि अगर आप लोग लेकर जाते हैं, प्रपोज करते हैं, तो फिर रोका नहीं जा सकता है। आप रखिए अपना डाटा या अपनी रिपोर्ट्स रखिए सामने केंद्र सरकार की, उसके बाद मदद भी की जाएगी। देखिए, मुझे लगता है कि हालिया बजट में जो है हमने अपना डेटा जितना भी था सामने रखा हुआ है। उसमें अगर आप देखेंगे कि पिछले 10 सालों से जो हमारे इंडस्ट्रीज है, खासकर मैं इंडस्ट्रीज की बात करूंगी, वहां पर लोकल यूथ के एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए कुछ भी नहीं किया गया है। इस बार अगर आप डिप्टी सीएम साहब की स्टेटमेंट भी सुनेंगे, उन्होंने ये कहा है कि जो यहाँ की इंडस्ट्री, जो बाहर की इंडस्ट्रीज कोई भी यहाँ पर आ जाती है या कोई इन्वेस्टमेंट करता है, उसमें जो फोकस होना चाहिए वो यहाँ लोकल यूथ्स पर होना चाहिए, ताकि कम से कम वो एम्प्लॉयमेंट जो जनरेट हो जाती है उसका फायदा जो है जम्मू कश्मीर के लोगों को ही मिले। तो ऐसा बोल्ड स्टेप जो है पहले उन्होंने उठाया है। उन्होंने ये कहा है कि उस पर फोकस किया जाएगा ताकि जो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट है ये एक कम हो जाए। और दूसरी बात, अगर आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की बात कहेंगे तो पिछले 10 सालों से कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई ऐसी नई इंडस्ट्री हो जहां पर कहीं ना कहीं जो सरकारी नौकरियों के पीछे हमारे बच्चे दौड़ते हैं। आपने देखा होगा एसआई के जब एग्जाम हुए या इवन 4th क्लास के एग्जाम्स हुए, लाखों की तादाद में बच्चों ने फॉर्म भरे। तो पोस्ट या तो एसआई के वक्त 1200 पोस्ट थे और दूसरे जो है वहां पर कम पोस्ट होते हुए दिनेश जी को नहीं सुना ना, तो दिनेश जी ने उसी के लिए तो बोला ना कि अगर 10वीं पास है तो 10वीं पास की जो पोस्ट है उसमें 10वीं पास को ही फॉर्म लगाना चाहिए। 12वीं पास है तो 12वीं पास वाला ही उसे ले सकता है।
लगाना चाहिए। ये आप देख सकते हैं कि डेस्परेशन कितनी है लोगों लेकिन में और उसमें कितना यूथ MA चाहता है BEd वहां कि चला जाएगा तो फिर जैसे वो PhD क्राइटेरिया भी किया कहाँ है। जाएगा? नहीं, देखिए देखिए वो हमारे ये कहने का मतलब नहीं आप उस क्राइटेरिया को चेंज कीजिए। ये दिखाता है कि एक युवा जो है जिसने PhD भी किया वो कितना फ्रस्ट्रेटेड है। वो चाहता है कि मुझे फोर्थ क्लास ही अगर मिले, कहीं ना कहीं मुझे अगर फायदा कहीं मिलता है फोर्थ क्लास में, मैं वो भी करने के लिए तैयार हूँ। तो ये एक फ्रस्ट्रेशन जो हमारे युवा में, एक स्ट्रेस जो हमारे युवा में है, उसको कहीं ना कहीं दिनेश एड्रेस जी, करने की बात दिशा को वो है। कह रही है एक तो जी फ्रस्ट्रेशन है उसको दूर करने की जरूरत है, मानसिकता अगर सही होती है तो फिर, लेकिन जिस तरह से बड़ा बड़ा एक बयान भी सामने आता है, फिर दावा भी आता है सामने, जो इकोनॉमिक तरीके से बात होती है, फिर यहाँ इकोनॉमी की जो रिपोर्ट आ जाती है, इकोनॉमिक सर्वे आ जाता है, तो कई तरह की जब रिपोर्ट्स आ जाती हैं तो फिर उस पर सोचना बहुत जरूरी हो जाता है। क्योंकि जो इकोनॉमिक जो आपने देखा रिपोर्ट आई उसमें ये बताया गया कि 7.06% दर तक आगे बढ़ने के आसार हैं जम्मू कश्मीर के अंदर इकोनॉमी। लेकिन उस बीच में अगर इकोनॉमी आपकी बढ़ रही है, बेरोजगारी आपकी चरम पर जाती जा रही है, तो फिर सवाल बहुत तरीके से उठता है, क्योंकि आपको युवाओं को भी साथ लेकर चलना है। आप सबको सरकारी नौकरी नहीं दे सकते हैं, लेकिन अलग अलग प्लेटफॉर्म आपको बनाने हैं। देखिए आशा जी, जम्मू कश्मीर मतलब हम बड़े खुशकिस्मत लोग हैं कि ये फुल ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज है, यहाँ टूरिज्म भी है, पिलग्रिमेज टूरिज्म भी है। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज सरकार को करनी है, एक इंडस्ट्री फ्रेंडली एटमॉस्फेयर बनाना है। जैसे बाकी स्टेट्स में, अब गुजरात में देखिए, अभी महाराष्ट्र में देखिए, आप कर्नाटका में देखिए, महाराष्ट्र, कर्नाटका, गुजरात किस तरह से इंडस्ट्री फ्रेंडली वहाँ एटमॉस्फेयर है। अब यूपी भी इंडस्ट्री फ्रेंडली हो रहा है, और अनफॉर्चुनेटली जम्मू कश्मीर में ऐसा नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि जम्मू कश्मीर जोग्राफिकली मतलब डिसएडवांटेज है हमें, कि हमें देश के कोने में है। तो हमें ऐसा एटमॉस्फेयर बनाना चाहिए कि इंडस्ट्रियलिस्ट आए, उसको इजी इंडस्ट्री लगाना इजी हो। लेकिन यहाँ बाबूशाही, लाल फीताशाही जिसको कहते हैं, रेड टेपिज्म इतना ज्यादा है कि यहाँ इंडस्ट्री लगाना बहुत मुश्किल है। और दूसरी पॉलिटिक्स बड़ी इमोशनल पॉलिटिक्स है। आपने देखा होगा कि असेंबली में एक सवाल उठा था कि मुथैया मुरलीधरन ने जो जमीन ली है उसमें 7-8 हजार लोगों को रोजगार मिलना था। उसने अपना जो प्लान था वो सेल्फ कर दिया, छोड़ दिया प्लान। अगर हम छोटी छोटी इश्यूज पे पॉलिटिक्स करेंगे कि आउटसाइडर नहीं आएगा, जमीन नहीं ले पाएगा, तो इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं आएगा, वो डरेगा, वो घबराएगा कि मैं यहाँ इन्वेस्ट नहीं करूंगा। इसलिए हमें पॉलिटिक्स से, पैटी पॉलिटिक्स से और इमोशनल इश्यूज से ऊपर उठकर बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं ठीक है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद उनको दिनेश जी जुड़ने के लिए। नीलोफर जी आपका भी धन्यवाद, पूर्णिमा जी आपका भी धन्यवाद। और अब बेरोजगारी को लेकर बात हो रही है, और अभी तो डाटा वो सामने आया है जो रजिस्टर्ड हैं, अभी तो वो भी हैं जो रजिस्टर्ड नहीं हो पाए हैं। लेकिन इकोनॉमिक सर्वे की जो रिपोर्ट है उसमें ये कहा गया है कि यहाँ पर आप देखिए GSDP किस तरह से बढ़ने की उम्मीद, उसके साथ साथ इकोनॉमी बढ़ने की भी उम्मीद। लेकिन बेरोजगारी जो यहाँ 6.7% से 6.1 पर आई है, वो भी नहीं होनी चाहिए, कम करने की जरूरत है। काफी तरीके से रोजगार यहाँ उत्पन्न करने की जरूरत है। आप देखते रहिए कार्यक्रम।